Welcome to Common Mind. So now we are completing the 2019 फर्स्ट पेपर. ओके, अब तक 2018 के सारे पेपर हो चुके हैं और कम्युनिटी टैब पे भी कुछ क्वेश्चंस आपके आ गए हैं, तो उनको सॉल्व करिए और अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, है ना. हम शुरू करते हैं आज 2019 का जो सेकंड पेपर है ना, उसके कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, if both p and q belong to the set this, then how many equations of the form px square plus qx plus 1 will have real roots. अब देखिए, रियल रूट्स को पाने के लिए मुझे इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस 4p को जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा. ठीक है, यानी कि अब देखिए, अब यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा. कैसे? तो आपके पास p और q जो कि दोनों इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, इस सेट से बिलोंग कर रहे हो, तो हमको p कॉमा q चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए. तो मैं क्या क्या ले सकता हूँ, पहले मैं 1 कॉमा, अब देखो मैं यहाँ पे 1 कॉमा अगर 2 लूँ, यानी कि p की वैल्यू 1 लूँ, q की वैल्यू 2 लूँ, तो ये 4 स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा जो कि 0 के बराबर आएगा. तो मैं 1 कॉमा 2 को ले सकता हूँ. फिर मैं क्या 1 कॉमा 3 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, q की वैल्यू बड़ी हो जाएगी. तो यानी कि 1 कॉमा 3 भी ले सकता हूँ और मैं यहाँ पे 1 कॉमा 4 भी ले सकता हूँ, है ना. p कॉमा q, जैसे आप q को 4 रखोगे, इसको 1 रखोगे, तो हमेशा ग्रेटर देन आएगा. सिमिलरली मैं क्या 2 कॉमा 1 रख सकता हूँ, 2 कॉमा 1 में नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 8 आ जाएगा जो कि लेस देन 0 आएगा. तो 1 कॉमा 2 कॉमा 1 नहीं रख सकता. 2 कॉमा 2, क्या 2 कॉमा 2 रख सकता हूँ? अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो भी नहीं रख सकता. फिर क्या मैं 3 कॉमा 2 रख सकता हूँ, सॉरी 2 कॉमा 3 रख सकता हूँ. 2 कॉमा 3 बिल्कुल रखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 2 कॉमा 3 रख सकते हैं. फिर यहाँ पे 2 कॉमा 4 भी रख सकते हैं, 2 कॉमा उसका, है ना. उसके बाद 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2 भी नहीं रख सकते ना. फिर क्या 3 कॉमा 3 रख सकते हैं, वो भी नहीं रख सकते. 3 कॉमा 4 रख सकते हैं, 3 कॉमा 4 भी रख सकते हैं, हाँ ना. उसके बाद अब देखिए 4 कॉमा 1 नहीं रख सकते, 4 कॉमा 2 नहीं रख सकते, 4 कॉमा 3 भी नहीं रख सकते. लेकिन क्या 4 कॉमा 4 रख सकते हैं? ये लोग देखो 4 कॉमा 4 बिल्कुल रख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 कॉमा आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 4 कॉमा 4. अब मेरे पास सिर्फ इतने ही सेट्स हैं जिसको मैं, अगर मतलब p और q के इतनी ही वैल्यूज़ हैं, जब मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, है ना, जो पहले लिखे हैं वो सारे p हैं, जो बाद में लिखे सारे q इस वाले फॉर्मेट में. तो इतनी वैल्यूज़ को मैं रखूँगा, तब जाके मुझे ना टोटल इतने नंबर्स मिलेंगे जिसमें कि ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, जिससे कि हमारे पास रियल रूट्स आ जाए. तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 7. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस. अब देखो इसको कैसे लिखना है, जितने भी पॉजिटिव टर्म्स है ना उनको एक साथ लिख लो. जैसे कि 1 लिख लो, फिर उसके बाद 3 आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है, एंड सो ऑन. कहाँ से लेकर कहाँ तक? 101 तक. उसके बाद जितने भी नेगेटिव टर्म्स हैं उनमें से माइनस साइन कॉमन ले लो और उसमें लिखो 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6, कहाँ से लेकर कहाँ तक? 100 तक. ठीक है, अब इसमें टोटल कितने टर्म्स है? इसका ये है AP विथ कॉमन डिफरेंस 2, और ये भी है AP विथ कॉमन डिफरेंस 2. दोनों में सम लगा दो. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 51 है. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, मतलब इसका सम कितना होगा? 51/2 A + L, यानी कि 102, ये हो जाएगा. और इसका सम कितना होगा माइनस में? इसका सम हो जाएगा n/2 A + L. कितना हो जाएगा? 102. यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 51 हुआ. यहाँ से 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, कितना हो जाएगा? 51. 51 यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा 51 - 50, यानी कि सीधे सीधे आंसर कितना आ गया मेरा? 51. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ A, B and C आर सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज नॉट करेक्ट. अब ना जैसे सेट थ्योरी होती है उसी के हिसाब से सॉल्व कर लो इसको. देखो कैसे, पहला देखते हैं. पहला आपको दिया हुआ है A, यूनियन को मैं प्लस भी लिख सकता हूँ और इंटरसेक्शन को मैं मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकता हूँ. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू पहले, अभी इसको छोड़ो अभी, पहले इसको देखो. इसका क्या हो जाएगा? जब आप यूनियन को खोलते हो तो आप ऐसे ही तो लिखते हो A + A इंटू A + B, ऐसे लिखते हो. अब A + A तो आपका A ही होता है, A इंटू A + B होता है ना, A, और ये होता है. उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका? A² + AB. अब A² भी आपका A होता है, तो ये हो जाएगा A + AB. अब ये क्या हो जाएगा? A इंटू 1 + B, यानी कि आ जाएगा A. ये सीधे सीधे आपका A के बराबर आ रहा है.
लेकिन आपको यहाँ पे दिया हुआ ए यूनियन बी, तो पहला स्टेटमेंट ही हमारा गलत है, लेकिन हमसे वही पूछा हुआ तो नॉट करेक्ट, यानी कि पहला स्टेटमेंट ऐसा है जो हमारा नॉट करेक्ट है। अब देखिए दूसरे वाले भी देख लेते हैं, आपकी तसल्ली के लिए आपको दिखा देता हूँ मैं कि ये कैसे सही है। अब ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है तो मैं इसको डॉट लूँगा और यहाँ पे प्लस लूँगा, ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, कितना हो जाएगा ये ए प्लस ए बी, और देखिए ए प्लस ए बी को यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया कि ये ए के बराबर है और यहाँ भी ये ए के बराबर है, तो ये सही है बिल्कुल भी। अब देखो दूसरा, देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ए बी प्लस सी, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ए सी सॉरी ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी, ये इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर तो सी हो जाएगा, फिर इन सब में से सी कॉमन लोगे तो ए प्लस बी प्लस वन आएगा, यानी कि वन आएगा, यानी कि सॉरी हाँ, तो मतलब या तो आपका ए बी हो जाएगा पहला टर्म, और इन सब से जब आप सी कॉमन लीजिएगा है ना, जब आप यहाँ से सी कॉमन लेंगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस वन, जो कि वन होगा, तो यानी कि ए बी प्लस सी हो जाएगा। ए बी प्लस सी यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी सही है हमारा, सही है। दूसरा हमको ये दे रखा है क्या, ए प्लस बी डॉट सी किसके बराबर होता है, ए सी प्लस बी सी का, देखो यहाँ पे दे भी रखा हुआ है, तो हमारा ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन जो ये वाला है जो हमसे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो नॉट करेक्ट मेरा यही है, कौन सा, पहला वाला, बिकॉज इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग, ये नॉट करेक्ट है मेरा, ठीक है, नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज एन प्लस 12 देन व्हाट इज इट्स थर्ड टर्म, मतलब हमारे पास एन टर्म्स की सीरीज है एन प्लस 12 है ना, एस एन हमको दिया हुआ है एन प्लस 12 का, हमसे पूछा थर्ड टर्म बताओ। थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं, टी थ्री की वैल्यू होती है एस फोर माइनस एस थ्री है ना, मतलब 4 टर्म्स का सम माइनस 3 टर्म्स का सम, सॉरी एक मिनट, एस थ्री माइनस एस टू होगा, हाँ एस थ्री माइनस एस टू होता है, मतलब पहले के 3 टर्म्स का सम माइनस पहले के 2 टर्म्स का सम, तो एस थ्री यहाँ रखोगे तो आएगा 15, एस टू यहाँ पे 2 रखोगे तो आएगा 14, आंसर कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज मिनिमम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमसे पूरा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, रूट्स क्या है अल्फा बीटा, इनके स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अब इनके स्क्वायर्स का सम यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और मुझे करना है इसको मिनिमम है ना, मुझे करना है इसको मिनिमम, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, के माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, प्लस के प्लस 1, ये हो जाएगा। मुझे इसको क्या करना है, मिनिमम करना है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ के, तो आप पहले इसको खोल दो, के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 के, कितना हो जाएगा ये, के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 5, ये आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ के, ठीक है ना। अब मुझे इसी को मिनिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश के निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इसको 0 करोगे तो k की वैल्यू 3/2 आएगी, और यही हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सम ऑफ, देखो k को 3/2, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये मिनिमा है, तो इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, कितना हो जाएगा 2 आ रहा है, 2 आ रहा है मतलब कि पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब कि जो हमने ये वाला k निकाला है वो क्या है हमारे लिए, ये मिनिमा की तरह लोकल मिनिमा, तो ये बेसिकली उसी के लिए मिनिमा के लिए मिनिमम वैल्यू होगा, मतलब आप 3/2 अगर आप इसमें रखोगे तो मिनिमम वैल्यू देगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a इंटू बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस एक्स प्लस सी इंटू माइनस बी इक्वल टू 0 आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल होने का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, या फिर आप कह दो कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, चूँकि रूट्स यहाँ पे इक्वल हैं आपके, तो आप कह दो कि यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के, जो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर है, तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से निकाल दो, यहाँ से जो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो आप इस इक्वेशन को ध्यान से देख लो, हम ना इसको नीचे सॉल्व करते हैं रफ में, वीडियो पॉज करके देख लो, ठीक है ना। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई थी, a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या करना है, हमसे बोल रखा है पहले से कि इसके रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि इसका डी, पहले डी 0 के बराबर कर दो, क्या डी क्या होता है, इसका स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर
-4 इंटू दिस टर्म इंटू दिस टर्म, यानी कि 4 इंटू ए इंटू सी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो करना है। ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ये हो जाएगा माइनस में 4ac, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू, उधर जाएगा आपके पास तो आएगा 4a स्क्वायर, ये आप कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर बी सी, है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 4ab स्क्वायर सी, ये कितना हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4ab स्क्वायर सी, सॉरी ये आएगा ए बी सी स्क्वायर आएगा ना, ए बी सी स्क्वायर। नेक्स्ट अब ये देखो, अब क्या करो, इन सबको इधर ले आओ, है ना, इन सबको यहाँ ले आओ। जैसे तुम इन सबको यहाँ पे लाओगे तो ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला कहाँ गया, ये वाला टर्म, ये उधर आके क्या बनेगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। उसके बाद ये आओ, ये कितना है, अब ये देखो माइनस 2ab स्क्वायर सी माइनस 4ab स्क्वायर सी, इसको यहाँ लाओगे तो क्या बन जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर सी, फिर इसको इधर लाओगे तो बनेगा, इसको इधर लाओगे तो माइनस 4a स्क्वायर बी सी बनेगा, फिर इसको इधर लाओगे तो माइनस 4ab सी स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से इसको देखो, इसको अगर आप गौर करो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2ac का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है bc का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है ए बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4ab सी स्क्वायर। अब देखना कमाल, अब मैं ना इस पूरे इक्वेशन को a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, अब देखो, अगर मैं इसको बोलता हूँ कैपिटल A, इसको मैं बोलता हूँ कैपिटल A, इसको मैं बोलता हूँ कैपिटल B, इसको मैं बोलता हूँ कैपिटल C, तो ये बेसिकली मैंने लिख दिया, इस पूरे इक्वेशन को मैंने लिख दिया a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको, इज इक्वल टू 0। आप इसको खुद देख लो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको खोलोगे तो जहाँ पे a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, ये c की वैल्यू है। अब आते हैं माइनस 2ab पे, माइनस 2ab क्या हो जाएगा माइनस 4abc स्क्वायर माइनस 4abc स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2bc, यानी कि प्लस 2 इंटू ए बी स्क्वायर सी, ये वाला है ना, उसके बाद माइनस ए सी, यानी कि माइनस 4a स्क्वायर बी सी, है ना। तो ये सारे के सारे टर्म्स आ गए। यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि a की वैल्यू जो है वो b प्लस सी के बराबर है। तो a की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 2ac, कैपिटल B की वैल्यू थी bc और कैपिटल C की वैल्यू थी ab। तो यहाँ से जब आप b कॉमन लोगे तो आएगा आपके पास a प्लस सी, यानी कि b इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी, और हमको पता है कि ये किसका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये सिग्निफाई करता है क्या कि a b और c किस में है, दे आर इन HP, दे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो मेरे ए बी सी और ए बी सी किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सरल है। देखो, अगर तुम इसको डायरेक्टली ऐसे ओपन करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्या वो ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो सकता है? ये तो कतई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपना खुद का ही नंबर खुद से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है। दूसरा केस मेरे पास ये आता है कि मैं इसको माइनस साइन के साथ खोलूँ, माइनस साइन के साथ खोलूँगा तो मेरे पास कुछ वो आएंगे कंस्ट्रेंट्स, क्या आएंगे वो भी देख लेते हैं। जब ये माइनस साइन के साथ खुला, इसका मतलब यही था कि ये जो मेरा नंबर है वो लेस देन 0 था, वो मेरा जो नंबर है वो लेस देन 0 था। तो इसका मतलब ये हो कि ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन 0। यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 2 आएगा, फिर यहाँ से -1, यहाँ से x माइनस 2। यानी कि जो मेरा x है, यहाँ पे जो मेरा x है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, 1 से लेकर 2 के बीच में, ठीक है। मतलब ओपन ब्रैकेट के साथ, क्योंकि अगर क्लोज्ड ब्रैकेट करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया। अगर यहाँ पे इक्वल टू दिया होता तब मैं यहाँ पे कर देता। तो यहाँ पे जो बेसिकली x है वो 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ये उधर जाएगा तो आएगा 2x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो आ जाएगा -6x, है ना, ये +2 होगा, सॉरी।
और ये हो जाएगा +4 इज़ लेस देन 0। ये आपका हो जाएगा x² माइनस 3x +2 इज़ लेस देन 0। और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगा x² माइनस 3x +2 इज़ लेस देन 0, यानी कि दोनों का कॉमन सोल्यूशन यही आने वाला है, x बिलोंग्स टू 1 to 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP कंसिस्ट ऑफ 200 टर्म्स if the sum of odd terms of the GP is m and the sum of even terms of the GP is n, then what is its common ratio? बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर मेरे पास 200 टर्म्स है तो उनमें से आधे ऑड होंगे, उनमें से आधे इवन होंगे, इतना तो हम पता लगा सकते हैं। सो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सम ऑफ ऑड टर्म्स। सम ऑफ ऑड टर्म्स कितना हो जाएगा? हमारे पहले बताओ कि सम ऑफ GP का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है a r⁻n−1 upon r−1 where a is the first term and r is the common ratio of the geometric progression. So here if we calculate the sum of odd terms, so here our number of terms are 100 and our suppose, अब देखो कहने का मतलब ये है कि एक T1 है, फिर T2 है, फिर T3 है। T1 T3 और टर्म्स हो जाएंगे, T2 T4 है और टर्म्स, ऐसे करते करते एक हो जाएगा मेरे पास T1 99 और एक होगा मेरे पास T2 100। तो जो 1 3 5 7 9 से लेकर 199 तक है वो सारे के सारे हमारे पहले 100 और टर्म्स है, ऑड टर्म्स है। तो जो फर्स्ट टर्म आएगा वो ऑड वाले टर्म में आई, वो ऑड वाले टर्म में ही आएगा। तो एस ऑड में मैं सपोज मैं इसको ही फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ, है ना। तो फर्स्ट टर्म हमारा ऑड में आएगा तो इसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल ए। तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल ए। कॉमन रेशियो अगर देखो मुझे अब सीधे सीधे ऑड टर्म्स का सम निकालना है तो ये हो जाएगा, यानी कि इसका डबल जो कॉमन रेशियो हम इस पूरे GP का जो कॉमन रेशियो है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसका रेशियो निकालो, है ना। तो हमसे इस GP का कॉमन रेशियो पूछा, तो इस GP का कॉमन रेशियो मैं सपोज D मान लेता हूँ। D माना मैंने, ठीक है, या फिर मैंने सपोज R मान लिया। तो अगर आप सीधे डायरेक्टली T1 से T3 जंप करोगे तो कॉमन रेशियो R की जगह 2R आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो R है वहाँ पे 2R आ जाएगा, 2R टू द पावर, अब यहाँ पे टोटल 100 टर्म्स है तो यहाँ पे 100-1 आ जाएगा अपॉन R, यानी कि 2R-1। और वही सेम टर्म इवन के साथ होगा, बस डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो वहाँ से पहला टर्म उसका शुरू होगा इवन के लिए। इसको मैं B बोल देता हूँ। तो B और B को मैं क्या लिख सकता हूँ? B को मैं लिख सकता हूँ A इंटू कैपिटल R, A इंटू कैपिटल R। तो यहाँ पे आएगा B 2R टू द पावर 100-1 अपॉन 2R-1। इसकी वैल्यू हम मुझको दी हुई है क्या? सम ऑफ ऑड टर्म्स की वैल्यू m दी हुई है, सम ऑफ इवन टर्म्स की वैल्यू n दी हुई है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास बचेगा ये सम कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन b आएगा आपके पास m अपॉन n। अब देखो a की वैल्यू T1 दे रखी है, a अपॉन b इज इक्वल्स टू m अपॉन n। तो यहाँ पे b की वैल्यू ऑलरेडी मुझको AR दे रखी है, तो यहाँ पे AR सब्सटीट्यूट कर दो, है ना, यहाँ पे रख दो AR। तो a अपॉन AR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m अपॉन n। तो R की वैल्यू कितनी आ रही है जो कि हमसे कॉमन रेशियो पूछा हुआ है? R की वैल्यू कितनी आ रही है? n अपॉन m, ठीक है ना, n अपॉन m। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? n अपॉन m। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a set A contains 3 elements and the another set B contains 6 elements, then what is the number, minimum number? अब देखो मिनिमम नंबर क्या होता है? n of A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है? n of A प्लस n of B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर मुझे इसको मिनिमम करना है तो मुझे इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, है ना, मुझे इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। और ये मैक्सिमम कब हो सकता है? जब A में जो 3 एलिमेंट हैं वो B में 3 एलिमेंट कॉमन हो जाए, वो जो B में 3 एलिमेंट है वो 3 एलिमेंट यहाँ पे कॉमन हो जाए। तो ये वाला जो टर्म है ये मैक्सिमम हो जाएगा। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है भैया? जितने एलिमेंट सेम है उतने B में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 हो सकती है। और n ऑफ A हमको दिया हुआ है पहले से 3, n ऑफ B हमको पहले से दिया हुआ है 6। तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो A यूनियन B में कितने हो सकते हैं? 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन ऑक्टागन? देखो किसी भी पॉलीगन का, यहाँ पे चूंकि ऑक्टागन दे रखा है तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। लेकिन कोई भी फॉर n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, फॉर n साइडेड रेगुलर, इस बात का ध्यान रखना कि वो रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? nc2 माइनस n, है ना, nc2 माइनस n फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं यहाँ से रखूँ तो n की वैल्यू यहाँ पे 8 ऑलरेडी दे रखी है, तो 8c2 माइनस 8 लगा दो, बस अपने आप आंसर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, यहाँ से कैंसिल आउट हो के 28, और 28 माइनस 8 कितना आ जाता है?
20। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका 20, ठीक है। बस ये फॉर्मूला होता है। तो और एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन के और भी बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, जैसे सम, जैसे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, है ना, क्या क्या होता है, 2n-1 × 180 होता है, फिर 360/n होता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो हैं आपको याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। एक काम करिए आप, ये ना R2 है ये, और ये सॉरी हाँ ये R2 है और ये R3 है। तो R2 और R2 में से आप 2 फैक्टोरियल कॉमन निकालो और R3 में से आप 3 फैक्टोरियल कॉमन निकालो। तो मेरे पास आएगा क्या, बाहर आ जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, या फिर इसको ऐसे लिख दो जैसे आपकी मर्जी, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको मैंने बाहर निकाला पूरे डिटर्मिनेंट से, तो यहाँ क्या बचा, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल बाहर निकला तो यहाँ पे 1 आएगा, 3 फैक्टोरियल, अगर 2 फैक्टोरियल यहाँ से बाहर निकला तो सिर्फ 3 बचेगा, यहाँ से 2 फैक्टोरियल बाहर निकला तो यहाँ बचेगा 4 × 3 यानी कि 12, यहाँ से 3 फैक्टोरियल बाहर निकला तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे बचा सिर्फ 4, यहाँ पे बचा क्या 5 × 4 यानी कि 20, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 × 2 12, ये हो जाएगा 9। ये आपका जो है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, वही लगा दो, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, इसको इससे करोगे तो -1, इसको, है ना, इसको -6 आएगा, फिर R2 को R2 -R3 कर दो तो ये आएगा 0, ये आएगा -1 और ये आ जाएगा -8, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 20, है ना ये। तो बस क्या करना है, इसको इस रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, कितना आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई, आपका आ जाएगा 8 - 6 यानी कि 12 × 2, कितना आ रहा है आंसर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सवाल है, एक्सपेंड कर दो, कितना आएगा 2 - 1 यानी कि आ जाएगा x प्लस 2x - 2 प्लस, अब इसको खोलो, ये कितना आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 3x प्लस 2x² इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा x प्लस 4x, है ना, x प्लस 4x -4 प्लस 3x प्लस 2x² इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 2x² प्लस 7x प्लस 8x प्लस 8x -4 इक्वल्स टू 0, यानी कि x² प्लस 4x -2 इक्वल्स टू 0 ही आएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2, x कितना आ रहा है -4 प्लस माइनस √22 या √24, √24 कितना हो जाएगा 2√6 अपॉन 2, कितना आ जाएगा -2 प्लस माइनस √6, आंसर कितना आ रहा है मेरा -2 प्लस माइनस √6, ठीक है। तो -2 प्लस माइनस √6 जो है मेरा करेक्ट आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वल्स इफ x प्लस a प्लस b प्लस इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो, इसको खोल के एक्सपैंड करोगे ना तो अपने आप आंसर आ जाएगा इसका। तो हम इसको ना नीचे रफ में सॉल्व कर लेते हैं, ये ध्यान रखना। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, -x के बराबर। इस कंडीशन को ध्यान रखना और ये देख लो, ध्यान से देख लो, है ना, वीडियो पॉज करके और अपने कॉपी पर नोट डाउन करो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, हमको ऑलरेडी दे रखा था कि भैया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -x है, और डिटरमिनेंट में यहाँ पे क्या था मेरे पास x प्लस a, x प्लस b, x प्लस सी। यहाँ पे a था, यहाँ पे a था, यहाँ पे b था, सॉरी यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका a था और यहाँ पे आपका b था, यहाँ b था, यहाँ c और यहाँ पे c था। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। जब आप इसको एक्सपेंड करिएगा तो आएगा x प्लस a इंटू x, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x² प्लस xb प्लस xc माइनस bc या प्लस bc, सॉरी प्लस bc, और इधर क्या आ जाएगा -bc। फिर यहाँ पे आएगा आपका -b के साथ एक्सपेंशन करेंगे तो कितना आएगा ax प्लस ac माइनस ac। फिर यहाँ पे प्लस c के साथ एक्सपेंशन करेंगे तो कितना आएगा ab माइनस ax माइनस ab। तो ये वाला टर्म गया और ये वाला टर्म गया, तो मेरे पास क्या क्या बचा, सिर्फ मेरे पास बचा x प्लस a
या फिर ये भी तो गया ना BC वाला। तो क्या बचा मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बी प्लस एक्स स्क्वायर सी प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बी प्लस ए एक्स सी माइनस ए बी एक्स माइनस ए सी एक्स। तो माइनस ए सी एक्स प्लस ए सी एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस ए बी एक्स गया। यहाँ से अगर मैं एक्स क्यूब ये लूँ और फिर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। और ए प्लस बी प्लस सी मुझे माइनस एक्स ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा, 0। सिंपल एकदम स्टेप बाय स्टेप चल के हमने आंसर निकाल लिया जो कि है हमारा 0। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ ए गिवन दिस मैट्रिक्स देन द एक्सप्रेशन ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर। यहाँ से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, ए माइनस 2 ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बचेगा। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आप यहाँ से निकालोगे तो आपको आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। ठीक है ना, आपको हो जाएगा ए माइनस 2 आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1, वो तो 0 ही रहेगा, तो ये माइनस 1 आएगा, ये भी माइनस 1 आएगा, है ना। और ये कितना आ जाएगा, माइनस 2 1, ये भी आ जाएगा आपका माइनस 1। तो ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस 2 ये आपका आ जाएगा माइनस 2 और ये आपका आ जाएगा प्लस 2, ये आपका 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी माइनस 2 यहाँ पे प्लस 2 0 हो जाएगा, माइनस 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 माइनस 2 यानी कि 0। हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ रही है जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट m and n m लेस देन n बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसको इरेज कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं हमसे क्वेश्चन में, लेट m and n m लेस देन बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 3x प्लस 39 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आएगा आपके पास x माइनस 13 माइनस 3x माइनस 13, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से 3 आ रही है और 13 आ रही है, तो मैं इसको बोलूँगा m, इसको बोलूँगा n। अब मुझसे यानी कि 13 और 3 है ना, तो 13 यहाँ पे कहीं है और यहाँ पे 3 यहाँ पे कहीं है और 13 यहाँ पे कहीं है। इसकी वैल्यू m है, इसकी वैल्यू n है। हमसे कह रहा है इफ़ 4 टर्म्स p q r s आर इंसर्टेड बिटवीन m एंड n टू फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन व्हाट इज़ द वैल्यू। यानी कि 4 हमने कुछ ऐसे टर्म्स घुसेड़ दिए यहाँ पे विच इज़ P Q R और S। अब सीधे से देख के लग रहा है कि भैया तुम इसमें 2 ऐड करोगे तो ये 5 आएगा, फिर इसमें तुम 2 ऐड करोगे तो 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 2 ऐड करो 13 आएगा। तो मेरे पास ये 4 नंबर्स हैं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और ये पूरी की पूरी सीरीज़ ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P प्लस Q प्लस R प्लस S, यानी कि इन चारों का सम पूछ रहा है। तो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 11 32। तो पहली नज़र में देख के लग गया कि अगर 3 और 13 के बीच में निकालना है तो कॉमन रेशियो 2 से लेके निकाल दो, है ना। ये तो भैया सीधे सीधे डायरेक्ट आंखों देखा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं हमसे, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस विल ऑलवेज हैव रियल रूट। अब सीधे सीधे क्या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करने का है। यहाँ से कर दो m स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो m स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 आ गया, कंडीशन खत्म। कितना आसान सवाल है। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इसको जब भी देखो, जब भी पावर में ना बहुत ज़्यादा पावर आ जाए करे तो इसको, ये नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसको किसके फॉर्म में लिख दिया करो, इसको लिखा करो यूलर्स फॉर्म में। यूलर्स फॉर्म में मुझे मतलब e की पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में। इस केस में जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 डिवाइड बाई 1/2 डिवाइड बाई √3/2, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ से आ रही है π/6, है ना। यहाँ से अब यहाँ से थीटा कितना आ रहा है, चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं तो ये पाई माइनस π/6 हो जाएगा, यानी कि ये 5 π/6 हो जाएगा। तो इसका यूलर्स रिलेशन कितना आएगा, यूलर्स फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो आएगा e के पावर आयोटा थीटा, यानी कि e के पावर आयोटा π/6। अगर हम इसको यूलर्स फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कितना होगा, e के पावर आयोटा 5 π/6। इन दोनों को सॉल्व कर दो। अब चूंकि पावर 2019 आ रही है तो e के पावर आयोटा π/6 के पावर 2019 प्लस e के पावर आयोटा 5 π/6 की पावर 2019। ठीक है, अब 2019 यहाँ आएगा तो ये कैंसिल आउट होकर कुछ बनेगा, क्या बनेगा, e के पावर आयोटा 3
ये बनेगा 3 यहाँ पे 2 आएगा पाई प्लस ई के पावर आयोटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ आएगा 673 पाई 673 इंटू 5 पाई बाई 2, कुछ ऐसा ही आएगा। अगर आप ध्यान से इसको देखो तो ये क्या बनेगा आपका, ये जो आपका नंबर है ये बेसिकली कहाँ जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो ये आपका ध्यान से अगर आप देखो तो 673 पाई बाई 2 जो आ रहा है बेसिकली वो ई के पावर आयोटा पाई बाई 2 ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी है ई के पावर आयोटा पाई बाई 2 लिखा हुआ है। अभी ई के पावर आयोटा पाई बाई 2 का क्या मतलब निकलता है, ई के पावर आयोटा पाई बाई 2 का मतलब निकलता है कि इसकी वैल्यू आयोटा है, मॉड्यूलस 1 है, इसकी भी वैल्यू आयोटा है, तो आयोटा प्लस आयोटा कितना हो जाता है 2 आयोटा, आंसर आ जाएगा मेरे पास सीधे सीधे 2 आयोटा। और अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको डी मोइवर्स थ्योरम से भी करके देख सकते हैं, हालांकि डी मोइवर्स थ्योरम थोड़ा सा लेंदी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -1, और अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा 1। यहाँ से अब इसकी वैल्यूज़ रखते हैं, तो अल्फ़ा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0 प्लस अल्फ़ा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1 प्लस अल्फ़ा की पावर 2 बीटा की पावर 2 अल्फ़ा की पावर 3 बीटा की पावर 3। ये तो आपका 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 - 1, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 1। प्लस अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना दिया है मुझे 1 -2 अल्फ़ा बीटा 1 - 2, ये हो जाएगा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से कितना हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से भी -1 हो जाएगा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1 -3 अल्फ़ा बीटा कितना है 1 - 3, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 - 2 हो जाएगा -1, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 इंटू -2 यानी कि +2 हो जाएगा, तो 1 से कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या सीधे सीधे सिर्फ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ स्कूल 50% स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट 40%। अब सपोज मेरे पास 100 स्टूडेंट हैं, तो उनमें से क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 50 हैं, फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 40 हैं। इफ़ 10% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स, यानी कि n ऑफ c इंटरसेक्शन f हो जाएगा 10, देन व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। तो नाइदर मतलब तो पहले हम आइदर का निकाल लेते हैं, आइदर कैसे निकालेंगे c ऑफ e, c यूनियन f कितना हो जाएगा 50 + 40 - 10, 80। लेकिन ये किसका आया आइदर का, तो नाइदर कितना हो जाएगा टोटल में से, नाइदर क्या हो जाएगा नाइदर इज इक्वल टू टोटल माइनस आइदर, टोटल है 100 मतलब 100 माइनस आइदर कर देना है, ये मैंने निकाला किसके लिए आइदर के लिए, हमको चाहिए नाइदर के लिए, तो नाइदर इज इक्वल्स टू टोटल माइनस आइदर, यानी कि नाइदर इज इक्वल्स टू 100 माइनस आइदर, 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा 20, है ना, 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा 20, तो यानी कि 20% बच्चे जो हैं वो किसी भी स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कितना सिंपल सवाल है, हमसे बोला है सेट ए में जो है मेरा एक्स सच दैट एक्स की जो वैल्यू है क्या क्या हो सकती है 0 से लेकर 2 में, और बी की जो वैल्यू है वाई इज सच दैट वाई इज़ अ प्राइम नंबर। हमसे कह रहा है कि व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, ए इंटरसेक्शन बी मतलब द कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी। नो सिंस वाई इज़ अ प्राइम नंबर, और इस वाले केस में जो हमारे पास प्राइम नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ एक्स इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, और इसमें भी y प्राइम नंबर, ये तो यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक सेट बचेगा विच इज़ 1 ओनली, तो आंसर सॉरी नॉट x इक्वल टू 1, 1 नहीं 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा, बिकॉज 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर, 1 तो यहाँ पे को प्राइम हो जाता है, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन 2 होता है, और सिर्फ हमको 2 तक ही लेना है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन भी कितना आ जाएगा सिर्फ मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ x इक्वल्स टू 1 + आयोटा देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, अगर आप यहाँ पे निकालोगे देखो फिर से पावर 6 पावर 4 पावर 2, तो इसको क्या करना है यूलस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, e के पावर आयोटा थीटा, यानी कि e के पावर आयोटा π/4 हो जाएगा, इसको यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा e के पावर आयोटा π/4 की पावर 6 प्लस e के पावर आयोटा पाई प्लस e के पावर आयोटा π/2 + 1, e के पावर आयोटा कितना हो जाएगा ये 3π/2 हो जाएगा, प्लस e के पावर आयोटा पाई प्लस e के पावर आयोटा π/2 + 1। अब देखो
ये कितना हो जाएगा, कॉस 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2, है ना, आयोटा साइन 3π/2। ई के पावर आयोटा पाई कितना होगा, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ई के पावर आयोटा π/2 कितना हो जाएगा, कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, और लास्ट में क्या हो रहा है, +1 बच रहा है। कॉस 3π/2 कितना हो जाए, 0। आयोटा साइन 3π/2 कितना होगा, -i। तो यहाँ पे लेकिन आयोटा है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, है ना, ये माइनस आयोटा हो जाएगा। कॉस पाई कितना होता है, -1। साइन पाई कितना होता है, 0। तो ये गया, कॉस π/2 0 होता है, आयोटा साइन π/2 कितना होता है, आयोटा +1। एक मिनट, अरे हमने यहाँ पे इसका मॉड्यूल लेना भूल गया। एक मिनट, इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं, ये रुकिएगा, इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं। देखो x की वैल्यू 1 प्लस आयोटा है, अगर मैं इसको यूलर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होता है, r e के पावर आयोटा थीटा, है ना। ये बेसिकली यहाँ पे r होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ जो इसका मॉड्यूलस आ रहा था, इसका जो मॉड आ रहा था वो 1 आ रहा था, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे e की पावर आयोटा थीटा लिखा था। लेकिन इस केस में जो इसका मॉड आएगा वो कितना आएगा, √2 आएगा, है। तो इसको भी लिखना मत भूलना। इसका जो यूलर फॉर्म होगा वो होगा √2 e के पावर आयोटा π/4, ठीक है ना। अब यही हमारा पावर में जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, √2 e के पावर आयोटा π/4 की पावर 6, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू ई के पावर आयोटा π/4, यानी कि कॉस 3π/, ई के पावर आयोटा 3π/2। तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू कॉस 3π/2 कितना होता है, 0, प्लस आयोटा साइन 3π/2 कितना होता है, माइनस आयोटा, तो ये -8 आयोटा हो जाएगा। प्लस अब ये x की पावर 4 यानी कि √2 की पावर 4, इसको ऐड करना है ना, इसको बोल देते हैं a। फिर हमारे पास आता है √2 e के पावर आयोटा π/4 की पावर 4, यानी कि 2 टाइम्स e के पावर आयोटा पाई। अब ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा, कॉस पाई -1 प्लस आयोटा साइन पाई, तो ये आपका -1 हो जाएगा, 2 इंटू -1, या मेरे पास हो जाएगा पार्ट बी। x² कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर यानी कि 2, और e के पावर आयोटा π/4 का होल स्क्वायर यानी कि e के पावर आयोटा π/2, तो कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, मतलब ये आपका हो जाएगा पार्ट सी, और पार्ट डी मेरे पास ऑलरेडी 1 दे रखा है। तो हमको क्या बोला, a + b + c + d कर दो। जब आप a + b + c + d करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a, ये आपका हो जाएगा b, ये आपका c, ये आपका d। कितना हो जाएगा, -8 आयोटा प्लस 2 आयोटा -6 आयोटा, ये -2 + 1। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, ये 4 आएगा, 4 यहाँ पे आएगा आपका माइनस, ये आएगा 4, है ना। तो -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3 आयोटा। तो -3 आएगा, सिर्फ -6 आयोटा -3 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मतलब फॉर्म अच्छा है ना। देखो इसको कैसे करता है, देखना। अगर मैं मान लूं कि ये मुझे इसका सम निकालना है, मैं मान ले तो सपोज इसका सम s है, सपोज, तो मैं s को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 प्लस इन्फिनिटी तक। अगर ध्यान से देखो तो ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये वाला, ये भी तो ऐसी है, ये भी तो s है, तो s को लिख दो 2 + 1/s, s² - 2s - 1 = 0। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो, s हो जाएगा 2 ± √4/2, कितना हो जाएगा, 2 ± 2√2, 2 ± 2√2/2, यानी कि 1 √2 + 1, या तो मेरा आंसर आएगा √2 + 1, या तो मेरा आंसर आएगा -√2 + 1। -√2 + 1 ये तो थोड़ी ना है, ये नहीं है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, √2 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If NPR is equals to 2520 and NCR is equals to 221, then what is n + 1 CR + 1? NPR हमको दिया है 2520, NPR हमको क्या दिया है 2520, यानी कि फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n - r, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 2520।
इसको बोलो इक्वेशन ए। यहाँ पे फैक्ट, अब ये एनसीआर क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर इज इक्वल टू 21। इसको 21 इज इक्वल, इसको बोलो इक्वेशन नंबर बी। अब ए और बी को डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये वाला इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, आर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल आर की वैल्यू आ जाएगी। अब जब इसको इससे डिवाइड करोगे ना, इसको इससे डिवाइड करोगे क्या आएगा 21, फिर यहाँ पे 42 120 आएगा। अब आर को मैं यहाँ पे क्या रख दूँ जिससे कि उसका फैक्टोरियल 120 आ जाए। सभी को पता है कि जैसे हम आर की वैल्यू 5 रख देंगे तो मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू जैसे हम 5 रख देंगे तो हमारे पास फैक्टोरियल उसका आ जाएगा 120। अब यहाँ देखो, अब एन सी 5 21, अब मैं यहाँ पे एन की ऐसी क्या वैल्यू रख दूँ जिससे कि ये 21 आ जाए, जिससे कि ये 21 आ जाए। तो हम सभी ने देखा कि जब हम एन को 7 रख देंगे यहाँ पे, है ना, जैसे हम एन को यहाँ पे 7 रखेंगे, 7c5 कितना होता है 7c2, और 7c2 कितना होता है 7 × 6 यानी कि 21 होता है। तो जाहिर सी बात है एन की वैल्यू 7 आ जाएगी, आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ रख के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 8 हमको क्या चाहिए, एन प्लस सी एन प्लस 1 कॉमा, तो एन प्लस 1 हो जाएगा 8, आर प्लस 1 हो जाएगा 6, तो 8c6 की वैल्यू चाहिए। 8c2 यानी कि 8 × 7 अपॉन 2 × 1 28। नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर होल की पावर 5। इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर की पावर 5 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 10 प्लस ये आपका हो जाएगा 2y प्लस 1 की पावर 10। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं 11, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं 11, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 22। ठीक है, वेरिएबल दोनों अलग अलग है तो जाहिर सी बात है सबके सब टर्म्स डिफरेंट होंगे, दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर कितना आएगा 22। नेक्स्ट, लेकिन एक मिनट 22 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में एक कांस्टेंट टर्म भी आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें भी एक कांस्टेंट टर्म आएगा, लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगा, इसमें भी एक कांस्टेंट टर्म आएगा, तो वो दोनों कांस्टेंट टर्म क्लब होके एक टर्म बन जाएगा, एक टर्म बन जाएगा। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 21 ना कि 22, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इन दोनों में अगर कोई कॉमन टर्म आता है, मतलब देखिए सारे वेरिएबल्स अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जो आखिरी टर्म इसका आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा, इसमें भी आखिरी टर्म जो है वो भी एक कांस्टेंट आएगा, वो दोनों कांस्टेंट क्लब होके एक कांस्टेंट बनेगा, तो वो दोनों टर्म होके एक टर्म बन जाएगा। तो 22 आना था लेकिन आएगा क्या 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इफ द मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम। अब इसका मिडल टर्म क्या होता है 2n(n), सबको पता है एक्स स्क्वायर की पावर n 1/x की पावर n। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है हमें 18475 x की पावर 10, x की पावर, अब देखो इसको छोड़ो यहाँ पे, अब तुम बस x का कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर n इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ से यहाँ पे x की पावर 10 लिखा हुआ है, अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर है, मतलब इन दोनों साइड्स दोनों तरफ से, तो जो है तुम उसको कोएफिशिएंट को एक्सपेंड क्या कर दो, इक्वेट कर दो। ये x की पावर 10 है और यहाँ पे क्या रहा है x की पावर n, तो x की पावर n x की पावर 10 के बराबर है, तो n की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर हो जाएगी 10 के बराबर, है ना। दोनों तरफ हम इक्वेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, हमसे यहाँ पे एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है। एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट का मतलब कि हमको ये बताना है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, ए बी पॉसिबल है क्या बी ए पॉसिबल है या नहीं। तो अगर हम ए बी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 3x2 और ये कितना हो जाएगा 2x2। तो हमको दिख रहा है कि भैया 2 और ये दोनों सेम है, तो ए बी तो पॉसिबल है। अब क्या बी ए पॉसिबल है, बी ए हमको ये दे रखा है यानी कि 2x2, और यहाँ पे ए बी दे रखा है हमको 3x2, तो क्या 2 3 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, तो ये तो कतई नहीं हो सकता। तो हमारा ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बी ए जो है हमारा नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन ना कॉमन सेंस का सवाल है, बहुत ही कॉमन सेंस का है एकदम। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, इफ n फैक्टोरियल है 17 जीरोस, कहने का मतलब है कि जो n फैक्टोरियल की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0 0 0 0 0, कहाँ से लेकर कहाँ तक 17 टाइम्स।
17 टाइम्स जो है मेरा 0 0 आ रहा है। अब भैया ऐसा तो कोई नंबर थोड़ी ना होता, ये कोई इमेजिनरी नंबर ही एग्जिस्ट करेगा, ऐसा तो कोई होता नहीं। इनफैक्ट जो हमारा 0 फैक्टोरियल होता है उसका भी वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सच वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्ट, है ना। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता भाई जिसका 0, सीधे सीधे 0 0 ही लिख दो, तो 0 तो किसी फैक्टोरियल का होता ही नहीं है, किसी भी नंबर का नहीं होता, तो इसका हो जाएगा नो सच वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्ट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमको मिल रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से लेकर स्मॉल ए यूनियन स्मॉल बी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, वेयर ए इज लेस देन बी। तो यही वाला केस बनेगा। अब हमसे कह रहा है कि ए ये हमारा जो है ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी की बात करें तो यही हो जाएगा व्हाट आर ए एंड बी इक्वल्स टू। अब देखो ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा, है ना। यानी कि ए की वैल्यू जो है एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन ए एंड बी एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन बी, मतलब बी से बड़ा और ए से छोटा जितना भी वैल्यूज आएगा वो हमारा ए यूनियन बी को कंप्राइज करेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन ए मतलब ए से कम और ग्रेटर देन बी यानी कि बी से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन, जब भी हमसे किसी भी कांस्टेंट टर्म या nth टर्म या 6th टर्म या 7th टर्म की बात करते हो तो हम जनरल टर्म निकालते हैं, टी आर। क्या होता है, 10 CR एक्स की पावर 1/2 की पावर 10 माइनस आर, और यहाँ पे माइनस के की पावर आर माइनस के की पावर आर, इसको एक्स की पावर -2 को पढ़े जाओगे तो -2 आ जाएगा आएगा। तो आपके पास हो जाएगा एक्स की पावर 10 माइनस r/2 इंटू एक्स की पावर -2r, एक्स की पावर 10 माइनस 5r/2, ये हमारा आ रहा है एक्स का कोएफिशिएंट। अब हमसे कह रहा है कांस्टेंट टर्म ऐसा टर्म होना चाहिए जो एक्स के इंडिपेंडेंट हो, एक्स के इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना। इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इफ इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स देन द पावर ऑफ एक्स विच इज अपियरिंग हियर एंड हियर दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इफ इट इज इंडिपेंडेंट देन ऑब्वियसली मतलब एक्स का कोई टर्म नहीं आना चाहिए, इसकी पावर 0 होनी चाहिए। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। जैसे आर की वैल्यू आ रही है तो 10c2 माइनस के की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पे विच इज इक्वल्स टू 405। तो आपके पास के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 405 अपॉन ये 10c2 कितना होता है 45, तो 405 अपॉन 45 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, है ना। 45 इंटू 9 कितना होता है 405, ठीक है। हो जाएगा +-5 सॉरी +-3 है ना। के स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये वाला रिपीटेड सवाल है ना। यहाँ पे बस वही एक प्रॉपर्टी लगती है, कौन सी, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n+1 CR। बस यही एक प्रॉपर्टी लगेगी, बाकी सब अपने आप अरेंज होता चला जाएगा। देखिएगा सबसे पहले आप क्या करो, आप ना जो है इसको ये 47C4 इसको बोलो 1 और 47C3 इसको बोलो 2। तो जब आप 1 + 2 करोगे तो क्या आएगा, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n+1 CR, यानी कि 48C, या फिर ऐसे लिखूँ मैं तो आएगा C 48,4 ये आएगा। अब ये C 48,4 को मैं जो है इसमें क्या ऐड कर दूंगा, ये वाला C 49 ये वाला, है ना, +3, मतलब क्या हो जाएगा C 48,4 प्लस C 49,4, सॉरी ये नहीं इसको ऐड करूंगा, ये 48,3 यही वाला रूल लगाना है, ये वाला, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये आपका हो जाएगा NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n+1 CR, यानी कि 49,4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस ये वाला, अब इसको मैं बोलता हूँ, है ना, ये हमारा तीसरा था और उसके बाद ये बोलता हूँ मैं चौथा। अब इसमें क्या ऐड करना है, चौथा, यानी कि C 49,4 प्लस C 49,3 कितना हो जाएगा, ये C 50,4। अब इस C 50,4 में मैं क्या ऐड करूँगा, ये वाला टर्म 50C3 पाँचवा। अब इसमें पाँचवा ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, मतलब क्या ऐड करना था 50C3 ना, 50C3, तो क्या 50C4 में मुझे क्या ऐड करना है 50 है, तो ये क्या हो जाएगा 51C4। अब इस 51C4 में लास्ट वाला ऐड करूंगा, सिक्स वाला टर्म ऐड कर दूंगा, क्या 51C3। आंसर क्या आ जाएगा 52C4।
52C4 लिखो या C52,4 लिख दो, बात देखी होती है। आंसर क्या आ जाएगा? मेन प्रॉपर्टी मुझे ये लगानी थी NCR प्लस NCR माइनस वन इज इक्वल्स टू N+1 CR। ठीक है, NCR प्लस NCR माइनस वन इज इक्वल्स टू N+1 CR, पूरी प्रॉपर्टी में यही लगेगा, चेन रूल चलता चला जाएगा और अपने आप आंसर आता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट ABC be in AP and K not equal to 0 be a real number which one of the following are correct। देखो भाई, अगर कोई भी नंबर AP में है, सपोज 2, 4 और 6 हमने ले लिया, हमसे कह रहा है कोई K है नंबर विच इज़ अ रियल नंबर इफ़ दे आर इन AP और नॉट। K को सपोज मैंने ले लिया 3, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6, 12 और 18। तो भैया ये AP में है, बिल्कुल AP में है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे सही हो जाता है। वैसे तो फैक्चुअली देखें तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, है ना। इन सभी को पता होता है कि सभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आते हैं, है ना, सभी के सभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आते हैं और ये स्टेटमेंट सही है। तो लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। सपोज हमने ये 3 नंबर्स लिए A, B, C, तो हमारा ये AP में आ गया, उसका इसमें कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर इससे कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें। सपोज मैंने मान लो K को लिया 3, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1, 3 माइनस 4 हो जाएगा -1 और 3 माइनस 6 हो जाएगा -3। इसमें कॉमन डिफरेंस -2 का आ रहा है, तो ये भी AP में है, यानी कि 2/3, फिर 4/3 और 6/3। तो ये वाला भी AP में है। इसमें क्या ऐड करके 2/3 बना, 2/3 ऐड करके बना, फिर ये 2/3, 2/3। तो ये हमारे जो तीनों की तीनों जो हैं ये स्टेटमेंट हमारे फैक्चुअली सही हैं और एक्सपेरिमेंटली भी सही हैं, तो हमारा ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4। तो 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 4 में कहाँ से शुरू करते हैं? 12 से शुरू करते हैं। ठीक है, 12, नेक्स्ट नंबर आएगा 16, ऐसे करते करते जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 96 तक जाएगा, क्योंकि अगला नंबर 100 आएगा लेकिन वो 3 डिजिट हो जाएगा। तो 96 से जाएंगे तो कितने टर्म्स हो जाएंगे? 96 इज इक्वल्स टू 12 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। तो 96 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 4, 84। 84/4 प्लस 1 आएगा मेरा नंबर ऑफ टर्म्स। 4 से कटा है कितना आ जाएगा? 421। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? 22। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। S2n हमको ये दे रखा है, यहाँ से तुम S अगर तुम पुट n इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से तुम S2 निकाल दोगे, कितना आएगा? 17। पुट n इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से तुम S4 निकालोगे, कितना आएगा? 6 प्लस 56 यानी कि 62 आएगा। हमसे पूछ रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। अब देखो सुनो, S2 की वैल्यू 17 दे रखी है, S4 की वैल्यू 62 दे रखी है। S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। अगर फर्स्ट टर्म को A मान लूँ, कॉमन डिफरेंस को D मान लूँ, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या हो जाएगा? 2A प्लस D, और सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएगा? 4A प्लस 6D हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 34, और इसको वैसे रहने तो आएगा 4A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 62। ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ये भी यहाँ से आएगा 4D इज इक्वल्स टू 8, 28। तो D की वैल्यू कितनी आ रही है? 7। तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है? इफ 3rd, 8th एंड 13th टर्म्स ऑफ अ GP आर PQR। तो थर्ड टर्म क्या होता है? अगर फर्स्ट टर्म A मान ले, कॉमन रेशियो R मान ले, तो AR² होता है हमारा थर्ड टर्म, यानी कि वो P दे रखा है। 8th टर्म क्या है? AR टू द पावर 7 को हमको Q दे रखा है, और 13th टर्म क्या हो जाएगा? AR², वो कितना दे रखा है? R। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, यानी कि AR का होल स्क्वायर वो कितना आ जाएगा? Q²। और जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं तो आएगा A² इंटू R टू द पावर 14, वो कितना आएगा? PR। यहाँ पे भी AR टू द पावर 7 है ना, तो यहाँ पे भी A² 7 टू द पावर 14 आ रहा है, यहाँ पे भी A² मतलब A² R टू द पावर 14 आ रहा है, यहाँ पे भी A² R टू द पावर 14 आ रहा है। दोनों बराबर हो जाएंगे, तो Q² इज इक्वल्स टू PR जो है हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, इसमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो इसको बना लेते हैं, इसको, है ना। इसको देखिएगा, अब हमसे कह रहा है x लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी कि ये पूरा साइड, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला पूरा साइड, ये ऐसे, ये वाला, ये ऐसे, ये वाला पूरा साइड, है ना, ये पूरा। अब दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे वाले में ये वाला ग्राफ देख लो, x लेस देन इक्वल्स टू -4। सपोज यहाँ पे कहीं -4 आ रहा होगा, यहाँ पे, तो -4 यानी कि इससे तो कम पे जाना है, इससे कम पे जाना है, तो यानी कि इतना पोर्शन रहेगा मेरे पास, है ना, ये वाला। और y लेस देन इक्वल्स टू 0, y लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब आपका
अब अच्छा पहले इसको हटा देता हूँ मैं, अब ये और ये और ये तो गया यहाँ से, है ना, ये नहीं होगा, सॉरी। हमको एक्स लेस देन इक्वल टू 4 में ये सारा रीजन तो होगा, लेकिन हमको ये भी दे रखा है कि वाई लेस देन इक्वल टू 0 है। वाई लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला होगा, ये पूरा ये वाला। लेकिन हमको पहले वाले केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0, यहाँ पे भी इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली लाइन कॉमन आएगी, ये वाई एक्सिस वाली लाइन, या फिर आप कहो कि वाई इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन कॉमन आएगी। और एक्स से लेस देन इक्वल्स टू 4 में ये इस तरफ जो है पूरा कॉमन एरिया आ जाएगा, ये वाला, ये पूरा, और ये इक्वल्स टू। तो हमारा करेक्ट आंसर ये आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट आंसर आएगा कि एक्स जो है हमारा वो 4 से कम है और जो हमारा वाई है वो 0 है, ठीक है ना, ये हमारा। नेक्स्ट वाले पे आता है। इफ़ एक्स टू द पावर लॉग एक्स टू द बाई 7, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, टेक लॉग बोथ साइड, जैसे लिए टेक लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे आएगा लॉग एक्स टू द बेस 7 लॉग एक्स इज ग्रेटर देन लॉग 7 आएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन लॉग 7 का होल स्क्वायर। इसको यहाँ लाएंगे तो आएगा लॉग एक्स प्लस लॉग 7 इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग 7 इज ग्रेटर देन 0, है ना, ये दैट इज ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ से आपके पास आएगा लॉग 7x इंटू लॉग एक्स बाई 7 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो इसको 0 से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, 7x की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/7 और यहाँ से आएगी x की वैल्यू 7, ठीक है। अब हमको एक चीज़ और दे रखी है, क्या, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो चूंकि हमारा ग्रेटर देन 0 है, इसका कहने का मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है 1/7 से कम होनी चाहिए और 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। x की वैल्यू जो है 1/7 से कम होनी चाहिए और हाँ सॉरी x की वैल्यू जो है 1/7 से कम होनी चाहिए और x की वैल्यू जो है 7 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन x की वैल्यू 0 से बड़ी भी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पे आंसर सीधे सीधे हमारा आंसर जो है उसी हो जाएगा 0 थ्रू 1/7 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी रियल रूट्स डज द इक्वेशन दिस हैव। अगर x ग्रेटर देन 0 की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -2 और -1, ठीक है ना, -2 -1, लेकिन यहाँ पे x हमको पॉजिटिव लेना था, आया क्या, नेगेटिव। तो ये इस वाले केस में तो कोई नहीं होगा। दूसरा केस हमारे पास होता है x की वैल्यू लेस देन 0 लेंगे, लेस देन 0 लेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस वाले केस में मेरे पास दो पॉजिटिव रूट्स आएंगे, कौन कौन से, 2 और 1। हमको चाहिए थे नेगेटिव रूट्स, लेकिन आ गए पॉजिटिव रूट्स, तो ये वाला केस में भी नहीं होगा। तो दोनों के दोनों केस गए, ये यहाँ से भी मतलब जस्ट उल्टा हो गया। इसको यहाँ पे आना चाहिए था, इसको यहाँ पे आना चाहिए, तब हमारे पास टोटल 4 रूट्स आते हैं, लेकिन चूंकि ये अपोजिट हो गया तो हमारे पास टोटल 0 रूट्स आ रहे हैं, जो कि इसके रियल रूट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो जब भी हमसे ना रूट्स की बात करें, रूट्स रियल की बात करें, इक्वल की बात करें, तो हमको बस सीधे सीधे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल देना है। डिस्क्रिमिनेंट इसका पहले तो इसको देखो कि आ क्या रहा है, आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x इंटू माइनस ऑफ p प्लस क्यू, ये आएगा प्लस 4pq माइनस आर स्क्वायर प्लस 4pq माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि रूट्स रियल है, और रूट्स रियल तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, इसका डिस्क्रिमिनांट निकाल देते हैं। कितना हो जाएगा, 16 p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 4pq माइनस आर स्क्वायर, ये होगा। यहाँ से खोलोगे कितना आएगा, 16p स्क्वायर प्लस 16q स्क्वायर प्लस 32pq माइनस 64pq प्लस 16r स्क्वायर, 16p स्क्वायर 16q स्क्वायर और माइनस 64pq, इन तीनों को एक साथ लाओगे तो यहाँ पे आएगा आपका क्या बनेगा, मतलब पहले तो इसको सॉल्व करो तो ये आएगा आपका -32pq, है ना, यहाँ से कैंसिल आउट होकर आपके पास हो जाएगा -32pq। अब इन तीनों को साथ लो, उसको एक मिनट इसको हटा दो पहले। जब आप इसको सॉल्व करोगे
ये पूरा प्लस 32 और माइनस 64 कितना हो जाएगा? माइनस 32 है ना, माइनस 32 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपका? माइनस 32 पी क्यू प्लस 16r²। अब इन तीनों को मिला के यहाँ पे क्या बन रहा है मेरा? 4p माइनस 4q का होल स्क्वायर ये बन रहा है, और यहाँ पे आ रहा है प्लस 16r²। ये मेरा आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट। तो भैया जब स्क्वायर वाला टर्म आ जाता है, स्क्वायर वाला टर्म में जाहिर सी बात है कभी नेगेटिव होगा नहीं, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो रूट्स रियल हैं, पहली बात। दूसरी बात, रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल तभी होंगे जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। अब क्या बोला है, अगर p की वैल्यू q कर दे तो ये जीरो हो जाएगा, और r की वैल्यू जीरो कर दे ये भी जीरो हो जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया तब मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भैया मेरे रूट्स इक्वल हैं। तो मेरा यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल करेक्टली हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। लेट एस इक्वल टू व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स? भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 टू द पावर 10। आंसर कितना आ जाएगा? 512। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। सॉरी 512 नहीं, वो तो 2 टू द पावर 9 होता है, 1024 आएगा, 1024 है ना। 2 टू द पावर 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है? 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 10। 2 टू द पावर 10 कितना हो जाएगा? 1024। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अब बाइनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस फॉर्म वेयर सी इज ग्रेटर देन डी। भैया बाइनरी नंबर तो मेरे पास दो ही नंबर होते हैं, सी 0 और 1। तो यहाँ पे चूंकि सी बड़ा है तो सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 0 है। तो देखो हमको क्या कह रहा है कि बाइनरी नंबर क्या दिया हुआ है? 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0। इसका मुझे बाइनरी, इसका मुझे डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 0, 2 की पावर 7 0, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512। फिर ये 2 की पावर 10 आएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 11 2048। सबको ऐड करोगे कितना आएगा? 8 प्लस 2 10 16 17 18 18 प्लस 14 या 18 प्लस 6 24 प्लस 8 32 2 3 3 प्लस 1 4 7 12 13 17 1 2 प्लस 1 3 8 2872 2872। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। कोसेक थीटा की वैल्यू ये है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे तो सब पॉजिटिव होगा, साइन थीटा की वैल्यू 21/29 हो जाएगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √1 माइनस 4, इसका स्क्वायर कितना होता है? 441। इसका स्क्वायर कितना होता है? 29 का 841। कितना हो जाएगा? √841 माइनस 441 अपॉन 841। तो कॉस थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा? √400 अपॉन 841 यानी कि 20/29। ये मेरा आएगा कॉस थीटा। तो सेक थीटा कितना आ जाएगा? 29 अपॉन 20। एक मेरे पास सेक थीटा आ गया। टैन थीटा कितना आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो याद आएगा 21/20। तो 4 इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? 4 इंटू सेक थीटा मतलब कितना हो जाएगा? 29/5। और 4 इंटू टैन थीटा कितना हो जाएगा? 21/5। ये कितना हो जाएगा? 50/5 यानी कि 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। cos थीटा प्लस सेक थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1.5। अब देखिए cos थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos थीटा। अब मैं क्या करूँगा? मैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा सकता हूँ। am ग्रेटर देन इक्वल टू gm यहाँ लगा देते हैं। कितना हो जाएगा? am कितना होता है? हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू cos थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा की पावर 2। ये कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास आएगा cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। 2 को उधर भेज दोगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी रहेगी। तो 1.5 के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकती। तो स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे भी वही am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा देंगे, है ना। am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। tan थीटा प्लस cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan थीटा, है ना। मतलब tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ पे भी वो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm कर दो, तो am क्या हो जाएगा? इन दोनों का 2 डिवाइडेड बाई gm।
मल्टीप्लीकेशन, तो 1/1/2। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ आ गई क्या कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, या तो 2 या तो उससे बड़ा होगा, या तो 2 या फिर उससे बड़ा होगा, कभी भी 2 से कम नहीं हो सकता। कैन नेवर बी लेस देन 2, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। तो बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैडर 9 मीटर लॉन्ग, अब देखो रीचेज अ पॉइंट 9 मीटर बिलो द टॉप ऑफ वर्टिकल। अब मान लेते ये फ्लैग स्टाफ है हमारा, है ना, ये फ्लैग स्टाफ है, और यहाँ पे जो है एक लैडर रखी हुई है ऐसे, ये एक लैडर रखी हुई है ऐसे, ठीक है। अब रीचेज अ पॉइंट 9 मीटर बिलो द टॉप ऑफ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, यानी कि ये ऊपर से इसकी डिस्टेंस कितनी है 9 मीटर की। और देखो और क्या कह रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर द एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 60 डिग्री। एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टाफ यानी कि ये जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ऐसे, इसको मैं थोड़ा और ऊपर का बना देता हूँ, है ना, यहाँ पे ये कितना आ रहा है 60 डिग्री का, यानी कि ये पूरा एंगल जो है कितना है 60 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखो ये डिस्टेंस भी 9 मीटर है, ये भी 9 मीटर है ना। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल की ये, अगर मैं सपोज इसको बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी, इसको बोल देता हूँ ओ, इसको बोल देता हूँ पी, ठीक है ना। तो ये ए ओ की वैल्यू भी 9 मीटर है, इसकी भी वैल्यू 9 मीटर है, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल के बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, ये पूरा 60 है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो, अब tan 60 निकालो यहाँ से, पहले तो तुम tan 60 निकालो। tan 60 कितना हो जाएगा 9 प्लस ओ बी। अगर मुझे ओ बी मिल जाए ना तो मैं हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ निकाल दूंगा, 9 प्लस ओ बी अपॉन ए बी। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ए बी क्या आ जाएगा 9 प्लस ओ बी अपॉन √3। उसके बाद मैं यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ओ बी में, है ना, ये तो हमारा हो गया था इन ट्रायंगल ए ओ पी, फिर यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी। कितना हो जाएगा इसमें tan 30 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ओ बी अपॉन ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ओ बी √3। अब इस ए बी को यहाँ रख दो उठा के ओ बी √3, जिससे कि मेरा ओ बी निकल जाए, है ना। यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा ओ बी √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 9 प्लस ओ बी। तो आपके पास हो जाएगा 2 ओ बी की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी, तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5, यानी कि ओ बी की वैल्यू आ गई मेरे पास। ओ बी कितना आ गया मेरे पास 4.5। तो 4.5 प्लस 9 कितना हो जाएगा, टोटल हाइट आ जाएगी मेरे पास फ्लैग स्टाफ की 13.5, है ना। 13.5 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ यूनिट सर्कल। अब देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, इसका सेंटर है, यहाँ पे एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड जो है सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, और हम सभी को पता है कि ये दोनों रेडियस होता है। चूंकि दोनों रेडियस होता है तो ये दोनों साइड इक्वल होगा। यहाँ से जब मैं इसको ऐसे करूँगा, खींच के बनाऊँगा ऐसे, तो ये इसको आधे में काटेगा, है ना, ये इसको आधे में काटेगा, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अगर ये पूरा एंगल थीटा है ना, ये पूरा एंगल मेरा थीटा था, तो ये एंगल θ/2 हो जाएगा आधा, और ये वाला भी एंगल θ/2 हो जाएगा आधा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल सपोज मैंने इसको ले लिया ए बी सी, इसको मैंने ले लिया ओ, तो ट्रायंगल ए ओ बी में sin θ/2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा sin θ/2, यहाँ से आपके पास हो जाएगा यूनिट सर्कल में इसकी रेडियस 1 दी हुई है, ठीक है, ये रेडियस 1 है। तो ये जो है ना ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल टू रेडियस, है ना। तो sin θ/2 यहाँ से कितना हो जाएगा ए ओ अपॉन 1, तो ए ओ की वैल्यू हो जाएगी आपकी sin θ/2। सिमिलरली ट्राइंगल ओ इसका सी बी ओ की बात करें तो कितना हो जाएगा sin θ/2, यहाँ से भी आपका वही हो जाएगा ओ सी, है ना। तो हमको ए ओ प्लस ओ सी निकालना है, तो दोनों को ऐड कर दो, बस हो गया, है ना। हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड मतलब ए सी की वैल्यू निकालनी है ना, ए सी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी की वैल्यू हो जाएगा ओ ए प्लस ओ सी, तो ओ ए प्लस ओ सी यहाँ से निकाल दो, कितना हो जाएगा 2 sin θ/2, हो गया आंसर खत्म। 2 sin θ/2 दोनों को ऐड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको मान लो थीटा, है ना, इसको मान लो थीटा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास tan ऑफ 2 थीटा, ये हो जाएगा। या अगर मैंने इसको माना थीटा तो ये tan थीटा आ जाएगा 1/3। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, कितना आ जाएगा
2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9, तो 2/3 अपॉन 8/9 कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 9/8, 3 4। आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा? 3/4। किसका? इसका आंसर आएगा, है ना, tan थीटा का, tan 2 थीटा का। ये तो tan 2 थीटा आया, इसकी वैल्यू क्या आई है? 3/4। तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है? व्हाट इज द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर? मतलब कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास ये बी वेक्टर है ऐसे, है ना, ये बी वेक्टर है ऐसे 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, और यहाँ पे मेरे पास ऐसे ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर। तो हमसे कह रहा है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन बताओ। यानी कि जब मैं ए वेक्टर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे डालूंगा, है ना, जब मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, ये हमारी जो है, ये हमारी लेंथ होगी ओपी बोल देता हूँ इसे। तो ओपी, अगर मैं इस एंगल के बीच थीटा मान लूँ, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लूँ, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये हो जाएगा। और कॉस थीटा अगर हम इस ट्रायंगल में लगाए तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा जो कि हमको चाहिए, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस जो हमको चाहिए ओपी चाहिए हमको ना, प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन, ये होता है स्केलर प्रोजेक्शन, ओपी अपॉन ये वाला, तो मॉड ऑफ ए। और यही वैल्यू हमको कॉस थीटा की यहाँ भी दी हुई है, तो उसको इससे इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कट गया, तो जो हमको चाहिए वो बेसिकली क्या हो जाएगा? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, है ना। ओपी ही है मेरा स्केलर प्रोजेक्शन। क्या है मेरा? स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है। तो ओपी क्या आ जाएगा मेरे पास? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का क्या होगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो आ जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 7 इंटू 1 7 अपॉन मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4 स्क्वायर 16 प्लस 49। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारे पास कितना? 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, 12 प्लस 7 हो जाएगा 19 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 49, अंडर रूट 32 प्लस 49, यानी कि अंडर रूट 81, और अंडर रूट 81 कितना होता है? 9। तो मेरा आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा? 19/9। नेक्स्ट क्वेश्चन। if the magnitude of the sum of two non-zero vectors is equals to the magnitude of the difference, कहने का मतलब है कि sum of the two vectors का magnitude is equals to magnitude of the difference, यानी कि इसके बराबर है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब cos थीटा 0 हो जाए, cos थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। therefore these two vectors are perpendicular। अब आप पूछोगे कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया? देखो, या तो आप उस वाले मेथड से जाओ जो मैंने अभी बताया, या फिर आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? अगर मैं आपको दिखा दूं आपके उसके लिए सेटिस्फैक्शन के लिए, तो देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं। हमको दिया कि मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू मॉड ऑफ ए माइनस बी के बराबर है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो इसका, क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये दोनों बराबर हैं, तो ये और ये और ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये उधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 4 ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो हमको यहाँ क्वेश्चन दे रखा है सम ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स। नॉन जीरो वेक्टर्स मतलब उनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता। तो अगर इसको 0 होना है, तो अगर ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है यही 0 होगा। तो अगर इसको 0 होने के लिए थीटा को 90 डिग्री होना पड़ेगा, है ना। तभी मैंने यहाँ बोला था कि कॉस थीटा को 0 होना पड़ेगा। देयरफॉर दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट सही है। कैसे? ए वेक्टर का अपने साथ एक डॉट लोगे तो वो 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि एंगल 0 सॉरी 0 नहीं आएगा, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे आएगा माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और ये कितना आ जाएगा? माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 आ जाएंगे। बचेगा क्या? मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। दूसरा हमसे ये कह रहा है कि मैं मॉड ऑफ ए प्लस बी इंटू मॉड ऑफ ए माइनस बी की बात करूँ, तो ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ये गलत है। क्यों? इसको ऐसे ना लिख के इसको ये लिखना चाहिए था, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। अगर ये लिखता
तब ये हो सकता था ये वाला, लेकिन इसमें इसने पूरे में मॉड ले लिया तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा हमसे ये कह रहे हैं ये कितना हो जाएगा आपके पास, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का बन आ जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी कि सिर्फ पहला और तीसरा सही है, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज सेम एज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, मतलब हमसे कह रहा है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल के, एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद साइड्स ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। बस यहाँ पे अगर तुम एक टर्म यहाँ पे तुम और लग देते तब मैं इसको सही मान लेता, क्या वो होता है हाफ, ये होता है हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, है ना, ये हमारे ना कि ये होता है। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है मेरा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना, ये होता है। तो और हाफ इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है मेरा एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ साइड्स, कोई भी साइड ले लो, विथ साइड्स सारी एडजेसेंट ही होती हैं एक दूसरे के, है ना, विथ साइड्स ए एंड बी। तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला। दूसरा हमसे कह रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों के बीच साइन थीटा 0 है ना, क्योंकि ये दोनों 0 नहीं हो सकते तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच का एंगल ही 0 होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 है। अब थीटा की वैल्यू 0 तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों, मतलब अगर मान लो तो ये ए वेक्टर है और इन दोनों और ये हमारा बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में थीटा तो 0 डिग्री ना, बिकॉज दे आर पैरेलल। लेकिन मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि हाँ भैया ए वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है ना, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विच इज़ 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्या बोल रहा है, if a vector and b vector are two unit vectors and theta is the angle between them, then what is sin square theta by 2। तो अगर मैं लूँ मॉड ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी और मॉड ऑफ बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि हमको दे रखे कि ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, और थीटा उसके बीच का एंगल है। अगर मैं यहाँ से मॉड ऑफ ए माइनस बी निकालूँ तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा ये आ जाएगा। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी की वैल्यू 1 है, जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे मॉड ऑफ ए माइनस, है ना, दोनों साइड जब स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 -2 कॉस थीटा, ये आएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा -1 क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब 2 × 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमसे वही sin स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू पूछा है, तो sin स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, इसको यहाँ लिख देता नीचे। यहाँ से sin स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 मेरे पास आ जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, है ना, स्टेटमेंट नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the equation this represents a straight line if for all real numbers a b c। अब all real numbers में मेरे पास a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 आ सकती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ओनली व्हेन a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब ax + c = 0, ये तभी ये लाइन ही रिप्रेजेंट करेगा जब b की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर जब a की वैल्यू 0 ना हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू भी 0 हो सकती है ना, a कैन ऑल्सो भी 0, a कैन ऑल्सो भी 0, और यहाँ पे b कैन ऑल्सो भी 0। ऐसा तो है नहीं कि अगर b 0 नहीं होगा तो वो लाइन नहीं होगी, b अगर 0 नहीं होगा तो लाइन होगी, लेकिन जब b 0 होगा तब भी लाइन हो सकती है। तो ओनली लिखना गलत होगा, तो इन दोनों ही केस में गलत हो जाएगा। ओनली व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, मतलब कम से कम उनमें से एक जो है, उनमें से कम एक जो है नॉन जीरो हो, दोनों भी नॉन जीरो होंगे तब भी चल सकता है, उस केस में वो कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखिएगा। रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, इसका आंसर ओनली व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन जीरो, कम से कम उनमें से एक जो है नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है।
व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस? अब देखो इसका स्लोप m1 कितना हो जाएगा, माइनस कॉट अल्फा, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और मतलब वही लिख सकते हो, चाहे कॉट अल्फा लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही होती है। और m2 कितना हो जाएगा यहाँ से, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, है ना, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। तो अब tan थीटा यहाँ पे जो हमको एंगल निकालना है इन दोनों के बीच का, उन दोनों के बीच का फॉर्मूला क्या होता है ना, जो एंगल उन दोनों के बीच का होता है वो क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो निकाल दो यहाँ से, कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ m1 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये तो आपका जो है tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा कॉस माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा अपॉन ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बनेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यह बचेगा। तो ऐसे tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा यहाँ से आपके पास आएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस को अगर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा साइन अल्फा साइन कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, और नीचे भी वही बनेगा साइन अल्फा माइनस बीटा, यही तो बनेगा। तो यहाँ से tan थीटा कितना आ रहा है, tan थीटा यहाँ से आपके पास आ जाएगा कॉट अल्फा माइनस बीटा। तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 2 माइनस अल्फा tan पाई बाई 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2, पाई माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2, पाई माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2, है ना। या फिर आप कह दो, वो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो ना, मॉड का साइन हटा के, कि ये वाला ऑप्शन होगा, पाई माइनस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा बोलो, या फिर पाई माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बोलो, वो दोनों बात एक ही होती है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। देखिए सीधे सीधे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। क्या दे रखा है हमको, ये दो लाइन दे रखी है, एक का पॉइंट है m cos 2 अल्फा कॉमा m sin 2 अल्फा, ये, और यहाँ पे ये क्या दे रखा है, एक पॉइंट और दे रखा है, क्या, m cos 2 बीटा कॉमा m sin 2 बीटा q p, है ना, ये हो सकता है। अब हमसे वो ये p की कोई डिस्टेंस पूछा, तो सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, आंसर पाओ, कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर cos 2 अल्फा माइनस cos 2 बीटा का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट m स्क्वायर 4 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 4। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी कि 2 cos अल्फा प्लस बीटा, है ना, इसका होल स्क्वायर इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लो, अंडर रूट m 4 इंटू एम स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये कॉमन आ रहा है ना, 4 इंटू एम स्क्वायर इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 4m स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, ये कितना हो जाएगा 2m मॉड ऑफ 2m साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2m इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो ना आप डायग्रामेटिकली इसको सॉल्व कर लोगे। देखो मैं बताता हूँ कैसे, इसका ट्रिक देखो, एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट होगी, बस देखना ध्यान से। एक तो -1 -1 पे, यानी कि सपोज -1 यहाँ मान लेते हैं, तो सेम डिस्टेंस पे तुम यहाँ पे भी वही मान लो, यानी कि यह एक पॉइंट मेरा यहाँ पे कहीं आ रहा है। दूसरा पॉइंट मेरे पास कौन सा आ रहा है, एक -√3, -√3 कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और √3 कहीं थोड़ा सा करो और इसके ऊपर जाए तो यहाँ पे आएगा। इन दोनों को ज्वाइन करो, इन दोनों को तुमने ज्वाइन किया तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर तीसरा कोऑर्डिनेट अगर यहाँ कहीं हो तो ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, बन सकता है। तीसरा मतलब वही कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो सकता है, या तो फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। कैसे, इसके जस्ट ऑपोजिट वाला केस यहाँ पे बनेगा, देखिएगा, ये यहाँ से ये ऐसे ऐसे जाके ये यहाँ कहीं आएगा। तो ऐसा कोई भी इसमें ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़ के, ये 1,1 को छोड़ के, जो कि फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में हो। ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये वाला भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा 1,1। या तो आप ऐसे सॉल्व करो, है ना, डायग्रामेटिकली एस्टिमेशन लगा के सॉल्व कर लो, नहीं तो आप इसको a, b मानो, फिर यहाँ पे इसका इक्वेशन निकालो, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, फिर इसका स्लोप निकाल के इसके स्लोप से -1 से मल्टीप्लाई करो, एक इक्वेशन आएगी वहाँ से, फिर 60 डिग्री वाला एंगल वो लगा देना कि जो यहाँ पे ये लाइन इस पर सेपरेट करिए, तो वो दोनों इक्वेशन आएंगे, उससे लगा के a, b अपने आप निकल आएगा। वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, हम इसको ऐसे डायग्रामेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे एलिप्स के बारे में पूछा हुआ है, क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। तो पहले एलिप्स बना लेते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। ये मेरा एलिप्स है, between the lines joining the end points of minor axis of the ellipse with one of its foci। सपोज ये अलग फोका यहाँ पे और इसका एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस ये, और ये हो जाएगा b π/2, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है π/2, विथ वन ऑफ इट्स फोका इज π/2, ठीक है ना। देन व्हाट इज इट्स इसेंट्रिसिटी। मुझे पता है कि भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, b, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, -b, ये होता है। फिर इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है AE, 0, ये AE, 0 होता है। अब इस वाले अगर मैं इसको बोलता हूँ L1, इसको मैं बोलता हूँ L2, तो L1 इंटू L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, L1 इंटू L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है। तो इसका स्लोप निकालोगे कितना आएगा -b इंटू AE, फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -b इंटू -AE, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -1, तो यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, तो b² की वैल्यू आ रही है AE का होल स्क्वायर। इसको इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और जब चूंकि ये एलिप्स है ये, है ना, एलिप्स है, तो यहाँ पे हम ये एक चीज़ और लिख सकते हैं, हमको एक बात होता है b² = a² इंटू 1 - e², तो b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी a² - a² e²। यहाँ पे b² की वैल्यू ऑलरेडी ये है, यानी कि a² e², इसको इधर ले जाओगे तो ये a² e² हो जाएगा, यहाँ से a² ये हो जाएगा यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा 2a² e² = a², a² गया यहाँ से, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2, 1/√2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देखो, अ पॉइंट ऑन अ लाइन, यहाँ एक लाइन है ऐसे, और इस पे एक पॉइंट है विच इज़ x, y, z, और वो x यहाँ पे मुझे दे रखा है क्या p+1, x की वैल्यू मुझे दे रखी है p+1, तो यहाँ से x - 1 = p आ जाएगा, है ना। उसके बाद y की वैल्यू मुझे दे रखी है p-3, तो यहाँ से y+3 की वैल्यू भी p आ जाएगी, और यहाँ से मुझे जो है कि √2p, ये जो है z की वैल्यू दे रखी है √2p, तो p की वैल्यू है z/√2, है ना। तो यहाँ से जो z/√2 है उसकी वैल्यू p आ गई, इन तीनों की वैल्यू p है, तो हम इसको लाइन वाले इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, क्या, x - 1/1 = y+3/1 = z/√2 p, है ना।
वेयर पी इज एनी, अब हमसे कह रहे हैं व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, अब ये देखो, ये आ गया मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज, क्या आ गया मेरे पास ये, या मेरे पास आ गया डी आर 1,1,√2। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हो जाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड लोगे कितना आएगा, √1 + 1 प्लस इसका स्क्वायर 2, यानी कि 2 आ जाएगा। अब इन सबको 2 से डिवाइड कर दो, 1/2, 1/2, 1/√2। ये जो 2 आया, इन 2 को इन सबसे डिवाइड कर दो। तो जैसे तुमने डी आर को 2 से डिवाइड किया तो तुम्हें यहाँ पे डी सी मिल गए, 1/2, 1/2, 1/√2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कितना सिंपल सवाल पूछा हुआ है, हैश कोऑर्डिनेट्स। अब क्या करना है, इसको बारी बारी आपको यहाँ पे ना, या जो एक्स और वाई और जेड है यहाँ पे बारी बारी आपको ये सब सारी वैल्यूज रख के चेक कर देनी है कि आंसर आ रहा है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट रखता हूँ, तो यहाँ पे एक्स की जगह मैं 3 रखता हूँ, तो क्या आएगा 2। क्या 2 इसके बराबर है, 5 - 3, 2/2, 1। तो भैया 2 तो 1 के बराबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। दूसरा देखते हैं, 2 - 1/1 यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 5 - 3/2, 2/1, ये भी सही है। 5 + 2 7/7, देखो ये आ गया, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर भी आ गया। कितना सिंपल सवाल पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। If the line x - 4/1 is equals to y - 2/1 is equal to z - k/2 lies on the plane, तो कुछ नहीं करना है। अगर ये लाइन लाई कर रही है, अगर ये लाइन इस पे लाई कर रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है 4,2, k 4,2, k, अगर ये लाइन ही इस प्लेन पे लाई कर रही है तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट तो ऑब्वियसली इस प्लेन पे लाई करेगा। कौन सा पॉइंट, 4,2, k, सेटिस्फाई करवा दो। 8 - 8 + k इज इक्वल टू 7, ठीक है। ऐसे k की वैल्यू यहाँ से आ गई 7, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A straight line passes through the point 1,1,1, makes an angle 60 degree with the positive direction of z axis and the cosine of the angles। कहने का मतलब ये है कि मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का तो गामा एंगल बनाता है, तो गामा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखा है, तो कॉस गामा कितना हो जाएगा, cos 60 यानी कि 1/2। and the cosine of the angle made by it with the positive directions of the y axis and z axis are in the ratio √3:1। यानी कि कहने का मतलब है कि cos बीटा अपॉन cos गामा जो मुझे दे रखा है √3:1 के रेशियो में दे रखा है ना, √3:1 के रेशियो में। तो अगर मैं यहाँ से k से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो cos बीटा जो है मेरा वो आ जाएगा √3k, और cos गामा जो है मेरा वो आ जाएगा k, सॉरी cos अल्फ़ा, सॉरी cos अल्फ़ा होगा, है ना। cos अल्फ़ा कितना आ जाएगा मेरा k। तो हम सभी को पता है एक रिलेशन से cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर अल्फ़ा कितना हो जाएगा, k स्क्वायर, cos स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा ऑलरेडी दे रखा है 1/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1। सो 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4। k स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3/16, तो k की वैल्यू आ जाएगी √3/4। k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, है ना। ये प्लस माइनस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा। k की वैल्यू प्लस माइनस √3/4 आ गई, तो cos बीटा जो कि मैंने लिया था √3k वो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3/4k, है ना। cos बीटा जो मैंने √3k इंटू लिया था यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3/4, और cos अल्फ़ा कितना आ जाएगा, cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि प्लस माइनस √3/4, है ना। cos अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस √3/4, प्लस माइनस √3/4, ठीक है। अब देखिएगा ये आपका आ जाएगा cos अल्फ़ा, और आपका ये cos बीटा आ गया, cos अल्फ़ा आ गया, और cos गामा हमको ऑलरेडी कितना दे रखा है 1/2, है ना। cos गामा हमें ऑलरेडी जो है 1/2 दे रखा है। तो अब बस cos अल्फ़ा, cos बीटा, cos गामा आ गया, तो थीटा निकाल दो यहाँ से। cos थीटा कितना हो जाएगा मॉड में, जब हमको एक्यूट एंगल निकालना है बिटवीन टू पोजीशंस, बिटवीन टू पॉसिबल कंडीशंस ऑफ द लाइन, तो टू पॉसिबल कंडीशंस क्या हो सकती हैं। पहली पॉसिबल कंडीशन ये हो सकती है कि जो लाइन होगा, इसको पहले छोड़िए, जो पहला लाइन होगा उसका डी आर क्या क्या हो जाएगा। अगर हम प्लस साइन लेके चले तो यहाँ पे होगा √3/4, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 3/4, और यहाँ पे 1/2, है ना, व्हेन वी टेक प्लस साइन, ठीक है ना। और जब हम माइनस साइन लेंगे तो माइनस √3/4 आएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये माइनस 3/4, और यहाँ पे 1/2। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, दोनों के बीच का एंगल निकाल देते हैं। √3/4 इंटू माइनस √3/4 कितना हो जाएगा -3/16, मॉड लगा लेना, माइनस 3/16 प्लस ये कितना हो जाएगा 9/16 प्लस 1/4 अपॉन अंडर √ इसका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा √3/16 प्लस 9/16 प्लस 4/16,
तो वो 1 ही हो जाएगा, यानी कि इसका मॉड भी 1 आएगा तो इसका भी मॉड 1 आएगा, नीचे 1 आ जाएगा। यानी कि सीधे से कॉस थीटा मेरे पास कितना आ रहा है, मॉड ऑफ -3 + 9 6 माइनस होगा ना, माइनस, तो -12 + 4 -16 16/16 या फिर -12 कर दें, कितना आ जाएगा ना, -12 + 4 यानी कि -8/16 आ रहा है मॉड में। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ रही है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू π/3 यानी कि 60 डिग्री मेरा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है। इसको हटा दो यहाँ से। हमसे बोला है इफ द पॉइंट्स x, y, -3 एंड दिस लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देन द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली। मैं x और y को छोड़ के मैं दूसरा कोई वेरिएबल लेता हूँ, a और b ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कौन कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे, a, b, -3, 2, 0, -1 और 4, 2, 3। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों पॉइंट से मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख देता हूँ। क्या, x-2/2, हाँ ना, x-2/2 इज इक्वल्स टू y/2 इज इक्वल टू z + 1/4, z + 1/4। यह आपके पास हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, हाँ ना। तो अगर मैं इसको g से इक्वेट कर दूँ और a, b अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ a, b, -3, a, b, -3 है ना, यहाँ पे -3 भी जोड़ दो, a, b, -3, तो इसको g से मत इक्वेट करो, छोड़ो। अब -3 है यहाँ पे, यानी कि -3 एक कोऑर्डिनेट तो है हमारे पास जो कि z वाला है, तो यहाँ पे z को रख दो, -3 + 1/4 यानी कि -1/2। तो जब आप यहाँ पे a -2/2 रखोगे इज इक्वल टू यहाँ b रखोगे, तो किसके बराबर आना चाहिए, -1/2 के। तो यहाँ से 2 से 2 गया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a -2 की वैल्यू -1 है, तो a की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1, -1। तो इसी के साथ हम यहाँ पे अभी एंड करते हैं हमारा पहला वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट जल्दी आ जाएगा, रिवाइज करते रहिए कंसिस्टेंटली, इसको फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहिए, PYQs लगाते रहिए, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिए और अपने वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करिए और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।